नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जानते हैं। मैंने 100 बीघे में ये तरबूज लगाए थे। ये ज़मीन है वो पहले से इसमें सरसों थी, तो उसको काट के भैंसों को डाल दिया उसने तो सरसों को तो, और फिर इसमें पड़ाव करके और पिलाव काट के इसमें गोबर का खाद डाला 4-5 ट्राली, और फिर इसमें बादी और सियाल देने के बाद में इसमें बेड डाल के इसमें ड्रिप बिछा के इसमें तरबूज बोए। इसमें और कुछ खाद नहीं डाला, सिर्फ फाल का हमने स्प्रे किया था। उस स्प्रे से ये मच्छर, ये कीड़े वीड़े नष्ट हो जाते हैं इससे, और इसमें पैदावार अच्छी हो जाती है, फाल वाल भी अच्छा आता है। तो इसमें अच्छे तरबूज की पैदावार हुई। करीब 100 बीघे में 35,000 रुपये की इनकम हुई, और इसमें करीब 60 कुंटल हो गए, और इसमें पन्नी लगाई नहीं, ऐसे ही अच्छे तरबूज हुए। और उसमें 3-4 रोज बाद में उसके पानी दिया ड्रिप से, फिर इसमें उगने के बाद फिर इसमें 8-10 रोज बाद में पानी दिया, तो ये अच्छे तरह से तरबूज लगे। किसान भाइयों, इस एरिया में 10 बीघा कच्ची जमीन यानी 1 हेक्टेयर होती है। तो इस किसान ने 1.25 बीघा खेत में आधुनिक तरीके से तरबूज की खेती की और इतने कम एरिया में तरबूज की खेती करके अच्छा उत्पादन लिया। मैंने इसे ड्रिप से सिंचाई की थी, इसमें बूंद से, तो इसमें बहुत पानी का फायदा हुआ और पानी की बचत भी हो गई और तरबूज भी अच्छे लगे। जब थोड़ी गर्मियाँ पड़ने लगी मार्च-अप्रैल के अंदर, तो उसमें क्या हुआ कि मैंने पाइप से खोल के उसके ऊपर फुहारा लगा दिया और नोजल लगा के इसमें करीब 2 घंटे चलाए। तो इसमें ये गर्मी के कारण उसमें ऊपर से ये खाली जगह होती है बेडों के अंदर, उसमें नमी हो गई, और नमी के कारण ये तरबूज अच्छे हुए और इसमें बढ़ने की शिकायत नहीं हुई। तो इसमें करीब ये 2 घंटे ही हमने फुहारे से ये सिंचाई की, और फिर हमने ये ड्रिप से ही सिंचाई की। तो ये तरबूज ड्रिप से अच्छे होते हैं और इसमें पानी की बचत होती है। इस किसान ने तरबूज की खेती ड्रिप लगाकर की, जिससे तरबूज की फसल में खरपतवारों की समस्या तो कम रही ही, साथ ही पानी की भी बचत हुई और उर्वरकों को भी ड्रिप के माध्यम से दिया, जिससे फसल की अच्छी बढ़वार हुई, अधिक उत्पादन मिला। तरबूज का बीज हमने बाजार से लाए थे 5,000 रुपये का, तो 5,000 का बीज, और इसमें 2,000 का खाद और 1,500 के आसपास इसमें डीजल का खर्चा हुआ था। पिलाऊ, सियाल, बिजली का बिल और स्प्रे का खर्चा और अन्य खर्चा और करीब 1,000-1,500 रुपये का हुआ था, और कुछ खर्चा नहीं था। करीब लगभग ये 10,000 रुपये का खर्चा हो गया, और 60 कुंटल माल हो गया। करीब 35,000 रुपये के तरबूज हो गए, करीब 25,000 रुपये सेब बच गए, और इसमें अच्छी पैदावार हुई और अच्छे तरबूज हो गए। किसान भाइयों, इन्होंने तरबूज को औसतन 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा, तो इन्हें 1.25 बीघा में तरबूज से कुल आय मिली 35,000 रुपए। इनका कुल खर्च हुआ 10,000 रुपए। यदि इनकी कुल आय में से कुल खर्च को निकाल दें तो इन्हें 25,000 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। इन्होंने अधिकतर तरबूज को खेत में ही व्यापारी को बेच दिया, जिससे इनको परिवहन खर्च भी नहीं लगा और आय भी अच्छी मिली। तरबूज की तुड़ाई करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा, ताकि इस कोरोना के कहर से अपने आप को और दूसरों को बचाया जा सके, और इस प्रकार इन्होंने तरबूज की सफल खेती करके अधिक उत्पादन लिया। अगली बार हम 4-5 बीघे में ये तरबूज लगाएंगे पन्नी लगा के। अब की बार पन्नी में नहीं लगाई थी, तो अच्छी और भी पैदावार होगी। सभी फसलों से ये अच्छी फसल होती है। गेहूं से जो से तरबूज की फसल ऐसी है वो बहुत अच्छी होती है।
बैकयार्ड मुर्गी पालन यानी घर में ही छोटे स्तर पर मुर्गियों का पालन शुरुआत से ही होता आ रहा है, जिससे पहले केवल थोड़ी बहुत ही आमदनी किसानों को मिलती थी, लेकिन अब यह व्यवसाय अच्छी आमदनी कमाने का बेहतर जरिया साबित हो रहा है। इसके लिए किसानों को अब उन्नत नस्लों की मुर्गियों का पालन करना होगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुर्गी घर घर में पाई जाती है और ये आमदनी का बहुत अच्छा स्रोत है। और ये जो हम लोग प्रकृति से छेड़खानी कर रहे हैं, उसके चलते मौसम का, वर्षा का सब समय बदल गया है, जिसके चलते पानी के अभाव में कभी अतिवृष्टि तो कभी अनिवृष्टि, तो हमारे किसान भाई खेती पर केवल आधारित रह नहीं कर सकते। इसलिए खेती के साथ साथ यदि मुर्गी पालन का चलाते हैं, पालन करते हैं, तो उससे उनकी आमदनी काफ़ी बढ़ सकती है। हम अभी ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं और पाते हैं कि उनकी 90% मुर्गियाँ मर जा रही है। 20 मुर्गी होती है, फिर 4 मुर्गी बच जाती है, फिर उनका 20 बढ़ा, फिर 4 हो गया। तो केवल ज़रूरत है उसको बचाने का, तो उसके लिए उनको 2-3 चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। वो जो देसी मुर्गी है उसी को रखें। देसी मुर्गी में बहुत से अच्छे गुण भी हैं। ये समझिए कि एक हैचरी मशीन का काम करती है। अब जो हम लोग ये बैकयार्ड पोल्ट्री लाते हैं, तो हमारे किसान भाइयों को काफ़ी परेशानी होती है कि कहाँ से चूजा खरीदेंगे, कहाँ से ये करेंगे। दूसरी बात है कि देसी मुर्गियाँ, इसमें इम्यूनिटी बहुत काफ़ी होती है, इसमें मरने का संख्या बहुत कम है। वो उसे कुत्ते उत्ते पकड़ लेते हैं उस मुर्गी को, ये भाग जाते हैं, बहुत तेज़ी से भागते हैं। और इसका कीमत बहुत ज़्यादा मिलता है। इसका कीमत माने कि ये करीब 6 महीना 7 महीना पाल करके 300 रुपये में आसानी से मिल जाती है। और उसका डिमांड बहुत काफ़ी है। बहुत से लेने वाले गांव में जा करके लेने वाले, क्योंकि देसी मुर्गियाँ मिल नहीं पा रही है। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को बताना चाहेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान भाई हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से बेरोजगार युवक और ज्योतियाँ भी हैं, जो कि चाहते हैं कि हम बड़े पैमाने पर करें, आमदनी से ज़्यादा प्राप्त करें। इनका आवास जमीन से थोड़ा ऊपर और छायादार जगह पर होना चाहिए एवं स्वच्छ हवा के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। आवास की लंबाई पूर्व से पश्चिम होने से मुर्गियों को सीधी धूप से बचाया जा सकता है। इस आवास में गेहूं या चावल की सूखी बिछावन हमेशा बिछी होनी चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा आवास की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये तो हम बताएं आपको, जो कि घूम फिर के रह जाएगा। तो उनको आवास के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये एक मुर्गी पर 1 से 1.5 स्क्वायर फीट के हिसाब से जितना उनको मुर्गी रखना है, जगह देना है। घर जो बनावे थोड़ा ऊंची जगह पर बनावे, उसको प्लास्टर कर दे और उस पर जो डीप लीटर होता है उसमें डीप लीटर डाल दें और देसी मुर्गी ही रखें। तो थोड़ा इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है। यदि चाहते हैं कि हमको और ज़्यादा आमदनी करना है, तो उसका संख्या बढ़ाते जाएं और आसानी से मुर्गियाँ घूम कर आ जाती है अपना। तो एक तो टीकाकरण कर दें, फिर एक कृमिनाशक का दवा दे दें, और तीसरा कि खान पान पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो ये खान पान पर ध्यान देंगे तो जो बढ़ोतरी होगा, जो हमको 8 महीना में उसका वजन मिलने वाला है, वो वजन हमको 6 महीना में मिल जाएगा। तो जल्दी उनका निकलते रहेगा। और उसके लिए हमको बाजार से कोई चीज़ खरीद के देना नहीं है। घर के आसपास जाकर किचन के अवशिष्ट, कीड़े मकोड़े, बीज, खरपतवार आदि खाकर अपना पोषण कर लेते हैं, लेकिन अधिक उत्पादन के लिए इन्हें कुछ अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है। इसलिए इन चूजों को मक्का, गेहूं, जौ, चावल व 3 से 4 ग्राम मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े भी दिए जाने चाहिए, जिससे चूजों में कैल्शियम की कमी न हो सके। और ये बाकी जो देसी मुर्गी है, उसको खिलाने पिलाने की बहुत जरूरत नहीं है। वो तो कीड़े मकोड़े और बाहर घर का जो जूठा सामग्री है उसे खा के रह जाते हैं। अजोला जो कि आप आसानी से पैदा कर सकते हैं, अजोला पैदा उसको खिलाने से, और बहुत चाव से मुर्गियाँ खाती है, तो उससे मैंने उसको बहुत अच्छा प्रोटीन मिलेगा। बच्चे अंडा भी ज़्यादा देगी, अंडे बड़े बड़े होंगे और मुर्गियाँ सब स्वस्थ रहती है। एक मुर्गी से ये 4 बार इसका क्लच होता है। एक बार में 12 से 15 अंडे देती हैं मुर्गियाँ। और उसमें हमारे किसान भाई को जो मुर्गी है उस पर करीब उसके साइज के अनुसार से 10 से 12 अंडे जो है उसको रख दे, माने बच्चा निकालने के लिए। अब बाकी जो एक्स्ट्रा अंडे है उसको अपने घर में इस्तेमाल खाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। और जो 10 से 12 रखते हैं तो मोटा मोटी उससे हम लोग को 80 से 90% चूजे निकलते हैं। फिर उसमें 10% मोर्टलिटी होती है। तो रफली आप कह सकते हैं कि एक बार में करीब 7 से 8 चूजे जो है कि 6-7 महीना के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये 4 बार होता है। तो 4 बार का हो गया कि मतलब 7-4-28, माने करीब 25 से 30 चूजे एक मुर्गी से हमारे किसान भाई बेच सकते हैं, जो कि 300 रुपये में आसानी से बिक सकता है। तो मोटा मोटी 8 से 9 हज़ार का एक मुर्गी से
बेच सकते हैं। और यदि 4 मुर्गी का परिवार रखते हैं तो हमेशा उनके पास 20 से 25 मुर्गियाँ रहेंगी और उस 4 मुर्गियाँ से माने करीब 30 से 32 हज़ार 30 से 35 हज़ार रुपया उनको आमदनी हो जाएगा। तो यदि हम टाइमली डिवर्मिंग करते रहें, कृमिनाशक दवा देते रहें, टीकाकरण करते रहें और खाने का व्यवस्था करते रहें, और बाकी तो हमारे किसान भाई सब जान रहे हैं, तो ये 3-4 चीज़ कर करके वो इससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव ककराला, जिला सवाई माधोपुर से शेखर सिंह ने। आप खेत की गहरी जुताई के लाभों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो शेखर सिंह जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आप किसान भाइयों को नमस्कार। इस आज के समय में जो हमारे बीच ये कोरोना वायरस चला हुआ है, इस बीच में हम लोग किसानों के लिए जो अधिक से अधिक जानकारी दे सकें, उनको लाभ पहुंचा सकें, इसी संदर्भ में हम लोग आज किसानों को जो एक ग्रीष्मकालीन खेत की जुताई जो हम कहते हैं गर्मी में खेतों की जुताई होनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो कोरोना वायरस को लेकर हम कहेंगे कि किसान भाई सुरक्षित रहें, अपने मास्क का प्रयोग करें और ये देखें कि हम जो खेत में जो भी कृषि कार्य कर रहे हैं उसमें एक दूसरे से दूरी बना के रखें, सुरक्षित रहें और दूसरों के बीच भी संक्रमण न फैलाएं। अब हम बात करते हैं जो खेतों की तैयारी, जो गर्मी की जुताई है वो क्यों महत्वपूर्ण है। जैसा आप जान रहे हैं कि विभिन्न फसलों को बचाने के लिए या फिर हमारे मिट्टी को बचाने के लिए ग्रीष्मकालीन जुताई, जो गर्मी की जुताई है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसमें अगर मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की जुताई कर देते हैं और उस पर पाटा नहीं देना है, प्लैंकिंग नहीं करना है, उसको खुला छोड़ दें, जिसके कारण जो सूर्य का जो तेज़ धूप है वो लगेगा और इसका बहुत सारा फायदा होगा। खेतों में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई एक ऐसा लाभकारी कार्य है जिससे खरपतवार, कीट तथा रोगों का नियंत्रण तो होता ही है, साथ ही खेत में नमी की मात्रा एवं उसकी उर्वरा शक्ति में भी सुधार होता है। कृषकों को अपने खेतों में रबी फसलों के कटने के तुरंत बाद भूमि में नमी रहते ही गहरी जुताई कर देना चाहिए। यदि देरी हो जाएगी तो खेत की मिट्टी की ऊपरी परत धूप के प्रभाव से कड़ी हो जाती है, जिससे कृषि कार्यों में बाधा आती है। अतः खेत में गहरी जुताई करने से फसल उत्पादन की बहुत सारी समस्याओं का एक साथ निदान हो जाता है। इसके बाद जो हमारे मिट्टी पे जो एक परत बन जाता है, हार्ड परत बन जाता है, जो काफ़ी सख्त होता है, उसको तोड़ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी समय हमारा खरीफ का सीज़न होगा, खरीफ मौसम में जो खरीफ फसलें लगेंगी उनके लिए खेत की तैयारी भी हो जाएगी। तो इससे हमें क्या होगा कि जो मिट्टी का जल धारण क्षमता है वो भी हमारा बढ़ेगा, और मिट्टी का जल धारण क्षमता बढ़ेगा तो जो हमारे फसलों का जो जड़ तंत्र है उसका विकास काफ़ी अच्छा होगा, मिट्टी को सहज रूप से पोषक तत्व मिल पाएगा इसके कारण। इसके बाद जो हमारे फसलों में जो लागत है, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हम कहते हैं, वो काफ़ी अधिक हो जाता है। तो सिर्फ एक काम ये गर्मी की जुताई करने से किसानों का जो लागत है वो काफ़ी अपने आप कम हो जाएगी। भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है। यह गैस वर्षा के जल में घुल जाती है। यदि पहली वर्षा का जल खेत द्वारा पूर्ण रूप से सोख लिया जाता है तो खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है। खेत में गहरी जुताई करने से मृदा में वायु संचार बढ़ने के साथ साथ
सूर्य के प्रकाश का मृदा में सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया आदि की क्रियाशीलता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और यह सूक्ष्म जीव विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संचालित कर मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इसके बाद हम ये सलाह देंगे कि जो खेतों की जुताई है अक्रॉस द स्लोप उसका इस्तेमाल करें, खेतों की जुताई करें। ये इन सब चीज़ों को अपनाने के बाद जो बहुत सारे हमारे जैसे निमेटोड हैं, जो कुछ ऐसे सूक्ष्म निमेटोड हैं जो कि मिट्टी के अंदर दबे होते हैं जिसको आप देख नहीं पाते हैं। अगर सिर्फ गर्मी की जुताई करते हैं तो ये निमेटोड ख़त्म हो जाएंगे और हमें काफ़ी राहत मिलेगी, फसलों को नुकसान से हम बचा पाएंगे। और मिट्टी को संरक्षित रखना और सुरक्षित रखना ये इस गर्मी की जुताई के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम अपने फसलों को भी सुरक्षित रख पाते हैं। तो आप सभी किसान भाइयों से अपने लागत को कम करने के लिए, अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए, अच्छी खेती के लिए, रोग और बीमारी से बचाव के लिए आप अगर गर्मी की जुताई करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। धन्यवाद। अन्नदाता की इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है गांव कोठार जिला पाली से राहुल वर्मा ने। आप मिर्ची की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं, तो राहुल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मिर्च अपने तीखे गुणों के कारण मसाला की मुख्य फसल है। इसकी खेती से किसान वर्ष भर अच्छा लाभ कमाते हैं। कभी कभी रोगों के कारण इसका उत्पादन कम हो जाता है और जो किसान समय रहते रोगों की सही पहचान करके नियंत्रण कर लेते हैं वो इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मिर्च की फसल में लगने वाले रोगों के कारण, लक्षण और रोकथाम के बारे में, जो इस प्रकार से है। एंथ्रेक्नोज रोग। ये रोग कोलिटोट्राइकम नामक फफूंद से होता है। रोग के शुरुआती लक्षणों में पत्तियों पर छोटे छोटे विशेष आकार के गहरे भूरे और काले धब्बे बनते हैं। रोग के तीव्र होने पर शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। फलों के पकने की अवस्था में छोटे छोटे काले गोल धब्बे बनने लगते हैं। बाद में इनका रंग धूसर हो जाता है जिसके किनारों पर गहरे रंग की रेखा होती है। प्रभावित फल समय से पहले झड़ने लगते हैं। अधिक आर्द्रता इस रोग को फैलाने में सहायक होती है। एंथ्रेक्नोज रोग नियंत्रण के उपाय। इस रोग से फसल को बचाव के लिए मैंकोजेब या कार्बनडाइज्म नामक दवा 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर परड़ी छिड़काव करें तो काफी हद तक इस रोग की रोकथाम हो जाती है। लीफ कर्ल, मरोडिया या चुर्रा मुर्रा रोग। ये मिर्च की एक भयंकर बीमारी है। ये एक विषाणु जनित रोग है। ये रोग फसल में ज्यादातर आता है। इसमें पत्तियां अनियमित ढंग से मुड़ जाती हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है तथा फलों का आकार छोटा होने लगता है। अधिक प्रकोप होने पर पौधा फल विहीन हो जाता है। अगर इसका समय रहते नहीं नियंत्रण किया गया तो ये पैदावार को भारी नुकसान पहुंचाता है। लीफ कर्ल रोग का नियंत्रण। ये एक विषाणु रोग है। ये रोग सफेद मक्खी से फैलता है, अतः इसका नियंत्रण भी सफेद मक्खी से छुटकारा पाकर ही किया जा सकता है। इस रोग से बचाव के लिए मिर्च की क्यारी में बुआई से पूर्व कार्बोफ्यूरान 3G 8 से 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि में मिलाएं तथा पौधरोपण के 15 से 20 दिन बाद डाइमिथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी की दर से घोलकर फसल पर छिड़काव करें। ये छिड़काव 10 से 12 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार दोहराएं। फूल आने के बाद उपरोक्त कीटनाशक दवाओं के स्थान पर मैराथियन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। अधिकतम रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा रोग की प्रतिरोधी किस्में जैसे पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार और पंत C1 को लगाना चाहिए। इससे रोगों की समस्या आपकी फसल में नहीं आएगी और मिर्च की भरपूर पैदावार मिलेगी जिससे अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।